ब्रेकिंग इंडिया, बीइंग डिफरेंट, स्नेक्स इन द गंगा, ये 3 ऐसी किताबें हैं जो राजीव मल्होत्रा जी ने लिखी, और इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी किताबें हैं। मगर इन तीनों किताबों की जो जुड़त है वो हमारी सिविलाइजेशन को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में श्री राजीव मल्होत्रा जी खुद तशरीफ लाए। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप ख़ास तौर पर टोरंटो मिसिसागा में हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। सर आपने ये जो नई किताब लिखी है स्नेक्स इन द गंगा, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी और मैं इसको पढ़ने के बाद शेक हो गया। आप अभी रिसेंटली भारत से भी आए हैं, ये बताइए कि इस किताब को भारत में कैसे परसीव किया जा रहा है? मतलब आपको सांपों ने डरा दिया? सांपों से ज़्यादा मुझे डराया है उन सर्कमस्टांसेस ने जो सांपों को नर्चर कर रहे हैं। ये बात ठीक कही है आपने। तो हिंदुस्तान में बहुत इसका रिस्पांस हुआ, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब मेरी कितनी किताबें निकली हैं, पर ये पहली किताब है जिसको दूरदर्शन मेन जो उनका हिंदी न्यूज़ है उसमें भी उन्होंने 25-30 मिनट का इंटरव्यू दिया। प्राइवेट चैनल्स जो हैं टाइम्स नाउ, CNN, न्यूज़ 18, उन्होंने भी अलग अलग लंबे लंबे इंटरव्यू किए। ये रिपब्लिक टीवी ने 45 मिनट का इंटरव्यू। ऐसे कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना हमारी पहले कोई किताब को इंटरव्यू नहीं किया। और उसके अलावा जो एकेडमिक सेंटर्स हैं, IIT मद्रास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ऐसे जैसे भी हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए। लेकिन मैं कहता हूँ मीडिया से ज़्यादा जो इस्टेब्लिशमेंट है, RSS के ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं हौसबुल्ले जी, उन्होंने बुक लॉन्च की। बहुत उन्होंने कहा इसके बारे में। कई MPs, राज्यसभा के और लोकसभा के MPs आए, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा। जनरल लोग, मिलिट्री लोग, नेशनल सिक्योरिटी लोग, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के कुछ लोग मिले हमको। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने बातचीत की इसके बारे में। लेकिन उससे भी ज़्यादा है जो प्राइवेट मीटिंग्स हुई। प्राइवेट मीटिंग जो ऑफ कैमरा हुई, वो मतलब जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो लोग नेशन की सुरक्षा के लिए जिनका यही काम है, वो हिल गए कि ये जो इतनी बातें हैं, उन्होंने वेरीफाई कराया। मेरे को मल्टीपल मीटिंग्स हुई उन लोगों से। पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि तो आप बहुत कुछ कह रहे हैं, तो अभी हम इसको इवैल्यूएट कराएंगे। तो फिर 5-6 दिनों के बाद इवैल्यूएट कराने के बाद हमको कॉल आई कि एक और मीटिंग करना चाहती हैं। तो ऐसे काफ़ी बातचीत हुई, तो रिस्पांस बहुत हो गया। और पब्लिक से भी रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 प्रिंट रन ख़त्म हो गए और अभी तीसरा प्रिंट रन शुरू हो रहा है। तो नेचुरली जो ऑथर है वो तो बड़ी खुश रहती है ना। अब यहाँ नॉर्थ अमेरिका में आके ये मेरी पहली इवेंट है आज आपके साथ जी। ये मेरी नॉर्थ अमेरिका में पहली इवेंट है। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर अस। सर ये 1150 रफली पेजेस हैं इस किताब के, और इसके 3 पार्ट। 850 जी, वो चूँकि उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं एक्नॉलेजमेंट्स। जी, 850 पेजेस हैं, और 3 इसके सब पार्ट्स हैं। डिबेटिंग इंडियन कल्चर्स लेजिटिमेसी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहला पार्ट है। फिर पार्ट 2 है द हार्वर्ड विश्वा गुरु एंड इंडियन बिलियनर्स। फिर है इज इंडिया फॉर सेल। मुझे इन तीनों पार्ट्स के आगे हर एक के कई चैप्टर हैं। जो आपने बातचीत शुरू की क्रिटिकल रेस थ्योरी से, कैंसल कल्चर से, और बातचीत आपने क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा हम सब भारतीयों को दिया, इज इंडिया फॉर सेल। सर इस पूरी रियलिटी की अलार्मिंग आप कर रहे हैं, भारत में कोई रियलाइजेशन इस लेवल की है जिस लेवल पे होनी चाहिए? नहीं है। तभी तो एक किताब लिखी कि ऐसी अवेयरनेस डालने के लिए, जागृति डालने के लिए ये किताब लिखी गई है। तो
मेन प्रॉब्लम ये है कि जो पहले ब्रेकिंग इंडिया थी, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, जो पहली पुस्तक थी ब्रेकिंग इंडिया, उसका और इसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि 11-12 साल में बदल गई इन चीज़ें। उस ज़माने में ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस वाले जो थे, वो जो गांव में गरीब लोग थे उनको भड़का रहे थे, उनको कन्वर्ट कर रहे थे, उनको माओइस्ट बना रहे थे, ऐसे कर रहे थे। लेकिन जो टॉप इलीट लोग थे उनके ऊपर नहीं कर रहे थे, उनको नहीं अपनी तरफ ला रहे थे, वो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ शामिल नहीं हुए थे। अब ये प्रॉब्लम ये है, अब जो हार्वर्ड का, क्योंकि ब्रांड नेम इतनी है, पावर इतनी है कि वो जो इंडिया के एलीट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट इसको फंडिंग कर रहे हैं। ये हमने काफ़ी कुछ बताया। और जो वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पर कई लाखों रुपए की ट्यूशन होती है, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है, क्रिया यूनिवर्सिटी है, इस तरह की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी निकली हैं, जहाँ पर जो इंडिया के टॉप लोग, एलीट लोग हैं, उनके बेटा बेटी लोग वहाँ जाते हैं। अब जो अपने आप को हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में ये आइडियोलॉजी जा रही है। पहले जो JNU की बात थी ना, JNU में लोग गांव से आते थे, जिनको जो करीब लोअर स्ट्रेटा के भी लोग थे, पढ़े लिखे थे, पर वो काफ़ी NGOs वालों ने ऐसे लोगों को पैदा किया था, तो उनको भड़काते थे। अब ये जो NGOs को छोड़कर जो इलीट लोग हैं, टॉप फैमिलीज़ के, मिलिट्री टॉप लोगों के, पॉलिटिकल टॉप लोगों के लिए बच्चे, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे, उनके पास जा रहे हैं। तो ये ब्रेकिंग इंडिया 2.0 ज़्यादा खतरनाक है। तो इंडिया अब बॉटम अप, तो जो ब्रेकिंग इंडिया 1.0 था, उसका काम था जो बॉटम अप, नीचे से लोगों को भड़का रहे थे और कंट्री के अगेंस्ट उनको ला रहे थे आइडियोलॉजी। अब ये ब्रेकिंग इंडिया 2.0 में जो टॉप लेवल लोग हैं उनको लगवा रहे हैं। अब ये ज़्यादा डेंजरस बात है। आपने कहा सर ये ज़्यादा डेंजरस बात है, और इसकी जो अवेयरनेस है वो भी भारत में इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन ब्रेकिंग इंडिया से जब हम इस जर्नी तक आते हैं, आपकी इस किताब की जर्नी तक, स्नेक्स इन द गंगा, जो चीज़ शेक कर रही है मुझे भी, सबको, और जो आप भी कह रहे हैं कि टॉप से जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं वो हमें डिसमेंटल कोट अनकोट करने के लिए काम कर रहे हैं। सर, सांपों से तो हमें कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उनका काम तो डसना है, जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। आपको लगता है कि हमारा जो डायस्पोरा प्रिसाइजली अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में या भारत में, जो हमारी एलीट्स हैं, पॉलिटिकल एलीट हो, बिजनेस एलीट हो, क्या वो खड़े होंगे उन सांपों के? अब देखिए, जो इंडिया में जागृति होनी चाहिए वो तो है नहीं, वो तो तभी इसीलिए तो किताब लिखी है। और जो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इंडिया को रूल कर रहे हैं, जब वही मिलावट में लग जाएं तो फिर कौन संभालेगा कंट्री? ये भी होना चाहिए ना। अब कई ऐसे केसेस हैं कि कोई गवर्नमेंट में बहुत सीनियर आदमी है लेकिन उसका बेटा इन चीज़ों में मिला हुआ है, ये बात है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आप तो बहुत ही धार्मिक हैं, धार्मिक लोग हैं, हिंदू हैं, बहुत अच्छे नेशनलिस्ट हैं, देश प्रेमी हैं, ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो उनका बेटा बेटी हैं, कोई हार्वर्ड में लगा हुआ है, कोई स्टैनफोर्ड में लगा हुआ है, वो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। अब ये इंटर जनरेशनल चीज़ हो गई है इंडिया में कि जो कैपिटलिस्ट बेटा बाप होगा उसका बेटा शायद लेफ्टिस्ट बन जाएगा। ये हो चुका है, ये हो रहा है। अब ये डेंजरस बात है। सर, ये अपनी जगह पे बहुत ही डेंजरस बात है, मगर जैसे हार्वर्ड का आपने जिक्र बहुत किया, और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वो जैसे आपने कहा कि अब बिलियनर्स के जो बच्चे हैं वो वहाँ के तरबियत याफ्ता हैं, तो वो ऑफ कोर्स उस डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन हम धार्मिक लोग क्यों इन इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल नहीं कर सके? एक सवाल तो ये पैदा होता है। अगर नहीं कर सके तो हम क्यों अपने इंस्टीट्यूशन क्रिएट नहीं कर सके? दूसरा प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। पहली बात यह है कि इन्फिनिटी फाउंडेशन जो हमारी है उसने यही कोशिश की थी। 2000 से लेकर 2010 तक हमने हार्वर्ड को काफ़ी डोनेशंस दी, इंडिया के बारे में सेंटर खोले, मतलब विजिटिंग प्रोफेसर निकाले और वहाँ पर इंडोलॉजी की कॉन्फ्रेंसेस की। ये जो बिलियनर्स हैं उस वक्त आए नहीं थे, ये
बिलियनर्स इतने बड़े बिलियनर भी नहीं थे और ना ही हार्वर्ड में इनका शौक था। हमने उनसे पहले ये काम शुरू किया, लेकिन हमको एक्सपीरियंस मिला कि ये लोग बायस्ड हैं, ये इतनी जल्दी चेंज नहीं करेंगे। इनको हम पैसा देंगे, पैसा तो खा लेंगे, हड़प कर लेंगे, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है वो वैसे ही रहेगी। और ये आइडियोलॉजी को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम है और हमारे जैसा काम कोई नहीं है। ये तो चाइना कर चुकी है। चाइना ने हार्वर्ड को अपनी तरफ ले आए आइडियोलॉजी। अब चेंज हो रहा है क्योंकि अब यूएस गवर्नमेंट आ गई है इसमें, कह रही है कि कुछ उन्होंने हार्वर्ड के लोगों को अरेस्ट भी किया है कि आप लोग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से मिले हुए हैं। लेकिन ये तो अभी 2-3 साल की बात है। उसके पहले तो चाइनीज़ का काफ़ी वहाँ काफ़ी हक चलता था। चाइना ने जो वहाँ पर डोनेशंस दी, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ कर दी कि चाइना की जो फंडिंग होगी, जहाँ जहाँ फंडिंग होगी, वहाँ पर आप तिब्बत के बारे में बात नहीं करेंगे, यूगुर मुस्लिम के बारे में बात नहीं करेंगे, आप कोई हांगकांग की बात नहीं करेंगे, कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात, ऐसी बात हमको चाहिए नहीं। चाइना का जो हिस्ट्री है वो आपके मतलब की बात नहीं है। चाइना में पॉलिटिक्स जो है, सोसाइटी जो है, उसकी आपके मतलब की बात नहीं है। आप या तो एंशियंट हिस्ट्री चाइना की सिखाओ, या मॉडर्न सिखाना है तो उनकी टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में बोलो। टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, हमारा स्पेस प्रोग्राम क्या है, हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमको ऐसी बातें करो। ओलंपिक्स में हम क्या कर रहे हैं, तो ये बातें पढ़ाओ, सिखाओ, ठीक है, हम उसकी फंडिंग देंगे। पर जो चाइना की आइडियोलॉजी और गवर्नमेंट के बारे में बात है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात में, उसके बारे में आप कुछ ना कहो। तो हार्वर्ड उनके साथ मान गई उनकी बात। जो इंडियन लोगों ने पैसा दिया, उन्होंने कोई आइडियोलॉजी से कंबाइन यूनाइट करके नहीं दिया, कि अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर नहीं दिया, अलग अलग दिया। अब किसी और बिलियनर ने दे दिया, किसी और बिलियनर ने दे दिया, और उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं निकाली कि हमारे को क्या चाहिए हार्वर्ड से। सिर्फ अपने नाम ही चाहिए ना, अपने बिल्डिंग के ऊपर अपना नाम आ जाएगा, लेकिन मेरे नाम से ज़्यादा जो मेरे देश की बात है वो उन्होंने नहीं सोची। तो ये डिफरेंस है बिटवीन जो चाइनीज़ है और इंडियंस है। तो इंडियंस ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडियन इतने पेट्रियाटिक नहीं निकले। जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना ज़्यादा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरा वहाँ पर बिजनेस चल जाए, मैं वहाँ अपने ट्रक बेचूँ, महिंद्रा ट्रक बेचूँ, या मेरी वहाँ मित्तल स्टील वाला, हमारी यूएस स्टील है, कई कंपनीज हैं जो हमारी हैं, तो हमारे को वहाँ पर चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। मैं बोर्ड में बैठ जाऊँगा तो मेरे साथ होगा बिल गेट्स होगा, या कोई वॉरेन बफेट होगा, या कोई ऐसे लोग होंगे, तो उसके साथ मेरे को नेटवर्किंग होगी, तो मेरा फंडिंग बिजनेस डील्स के लिए फ़ायदा रहेगा। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मेरे को कोई लाइसेंस चाहिए, जो कुछ चाहिए उसका भी फ़ायदा रहेगा। तो मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कंपनी के लिए वहाँ ऐसा डोनेशन दे दूँगा। हाँ, और बाकी भी मेरे को ये सारी ग्लोबल आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट है, बड़ी फैशनेबल है, लिबरल फैशनेबल है, तो उसके साथ मैं जुड़ूंगा तो मेरी अपनी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। मेरे को सारे ग्लोबल लोग कहेंगे तो बहुत ही इंटरनेशनल स्टेट्समैन बन गया है। हाँ, चाहे तो उन्होंने एक आप समझ सकते हैं कि उन्होंने देश को धोखा दिया। पैसा देश से निकाला और पैसे को बाहर लोगों को दे दिया जो इंडिया के अगेंस्ट है, और ये नहीं उन्होंने सोचा कि उनको ये भी बताओ कि आप इंडिया के अगेंस्ट मेरे पैसे से नहीं कर सकते। इतना तो कहना चाहिए था ना कि आप वैसे जो भी करते हैं करें, लेकिन मेरे पैसे से नहीं कर सकेंगे, और मेरी फैमिली का जो नाम है, जिसके साथ नाम जुड़ा हुआ है हमारे सेंटर पर, और जिसको हमने ग्रांट दी है, जिसको हमने फंडिंग दी है, वो ऐसी काम नहीं करेगा। ये उन्होंने शर्त नहीं लगाई। इसका मतलब कमज़ोरी दिखाई। जी, कमज़ोरी तो सर दिखाई। अब जो हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है, पूरी दुनिया में मल्टीकल्चरलिज्म बना हुआ है, किसी और कम्युनिटी को वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स हों, मीडिया हों, थिंक टैंक हों, वो टारगेट नहीं करते। आफ्टर ऑल हिंदू क्यों टारगेट है? तो हिंदू सॉफ्ट टारगेट इसलिए हैं क्योंकि हिंदू आपस में ही कमज़ोर हैं। अपनी एक तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो लोग आपस में यूनाइटेड नहीं हैं और जिनमें इतना दम नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे। और क्योंकि हम समझते हैं कि सब लोग ठीक हैं, अच्छे लोग हैं, सब लोग वन ही हैं, सेम ही हैं, ये ऐसे हम कंफ्यूज लोग हैं ना। बाकी लोग हमारे मुस्लिम नहीं कहता कि हिंदू इज़ लाइक मी, हम कहने को तैयार हैं कि मुस्लिम इज़ लाइक मी। हम सबको मानते हैं कि वो हमारे साथ ही है, हमारे जैसा ही है, लेकिन भेद बाकी तरफ से आता है, दूसरी तरफ से भेद आता है। तो इसका मतलब हम इतने यूनाइटेड नहीं, और हमको लगता है कि कोई डर की बात ही नहीं, सब कुछ ठीक है, भगवान चला रहे हैं, सब भगवान चलाते जा रहे हैं, चल ही जा रहे हैं। तो ये कमज़ोरी है, आजकल के ज़माने में ये कमज़ोरी है, क्योंकि आजकल शरीफों का ज़माना तो है नहीं, आजकल तो बदमाशों गुंडों का है। ये नहीं मैं कह रहा कि हमको गुंडा बनना चाहिए, लेकिन कुछ होशियार तो होना चाहिए ना कि बाकी लोग गुंडे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कुछ होशियारी होनी चाहिए, वो नहीं है हमारे में। तो सर जो सिचुएशन है, जो आपकी किताब हमें बताती है,
स्नेक्स इन द गंगा, वो ऑफ कोर्स वो हमारे अंदर से हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जब हम देखते हैं थिंक टैंक्स हैं, और हमारा कोई थिंक टैंक नहीं। मीडिया हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, हमारा कोई मीडिया हाउस नहीं ग्लोबल लेवल का। और फिर दूसरों के थिंक टैंक्स में, दूसरों के मीडिया में हमारी ही सिविलाइजेशन के लोगों की भर्ती हुई है, जो स्नेक्स इन द गंगा अपने सांप है, सिचुएशन है, अपने सांप है। ठीक। अच्छा, वो वहीं जाके वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदू सिविलाइजेशन। अब देखिए, आपको हार्वर्ड में कोई चाइनीज लोग नहीं दिखाई देंगे जो कोई चाइनीज सेंटर, चाइना के फिलैंथ्रोपिस्ट या डोनर ने बनाया है, उसमें चाइनीज लोग खड़े होकर चाइना के अगेंस्ट बोले, ऐसे नहीं आप समझेंगे। वो कोई नहीं, वहाँ तिब्बत वाले लोगों को अलाउ ही नहीं करते। लेकिन जो इंडिया वाले सेंटर्स हैं वो खालिस्तानियों को बुलाते हैं, वो कश्मीर सेपरेटिस्ट को बुलाते हैं, जितने भी ये जो लोग एंटी इंडिया हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उनको बुलाया जाता है, खास बुलाया जाता है। और ऐसे लोग इंडिया में बहुत हैं। या तो ऐसे लोग चाइना में नहीं होंगे, पर होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ही। तो ऐसे लोगों को नहीं, चाइना वालों को नहीं बुलाया जाता। अब पाकिस्तान में वैसे जो एंटी पाकिस्तान लोग हैं वो उतने नहीं आते वहाँ जाके, इंडिया वाले पहुँच जाते हैं। एक तो इंडिया वाले लायक लोग हैं, इंग्लिश अच्छी जानते हैं, पॉलिश्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो इस तरह के एंटी इंडिया वाले लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल काफ़ी शार्प लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और वो उनको भी अच्छा लगता है कि भी हम जाएंगे, ऐसे बोलेंगे तो हमको फर्स्ट क्लास टिकट मिल जाएगा, हमको बहुत मौज होगी, हमारे प्रेस्टीज होगी, प्रेसिडेंट के साथ हम डिनर खाएंगे, कोई डीन के साथ डिनर खाएंगे, खुशामद होगी। तो इसलिए चले जाते हैं हमारे लोग, मतलब सस्ते ही बिक जाते हैं। अब हर एक की खरीदने की कुछ ना कुछ कीमत होती है, लेकिन जो बड़े सस्ते बिक जाते हैं वो शर्म की बात है। अब ये लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनको एक बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास टिकट दे दिया और 2-4 हफ्ते के लिए, 2-4 महीने के लिए उनको खिलाया पिलाया, मौज कराई, और उनको कुछ ग्रांट दे दिया, फंडिंग दे दी, तो वो कई सालों तक वो उनके पास ही लग जाते हैं, उनके पीछे ही लग जाते हैं कि ये इन्हीं का काम हम करते जाएंगे। तो उनको मालूम है कि ये इंडिया के लोगों की कमज़ोरी है इसमें, वो इसीलिए वो खरीद सकते हैं ज़्यादा लोगों को। जी। अब ये जो प्रॉब्लम है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में से चली हुई है, ये कोई नई बात नहीं। अंग्रेज़ों ने भी यही किया था, अंग्रेज़ों ने भी ऐसे लोग खरीद लिए थे। अंग्रेज़ों ने एक राज्य को कहा कि तू हमारे साथ मिल जा और दूसरे राज्य को अटैक करेंगे, तो एक राजा और दूसरा राजा आपस में लड़ेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को भड़काएगी और अल्टीमेटली दोनों के ऊपर राज करेगी। यही था डिवाइड एंड रूल। अब यही काम यहाँ हो रहा है। अब ये राज ऐसे नहीं है, राजा लोग नहीं है, पर अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कहाँ का लीडर है, कोई किस पार्टी का लीडर है, उन लोगों को बुलाते हैं। ये जो है एक सुगाता बोस प्रोफेसर हैं, बड़े मशहूर प्रोफेसर, वो ये ममता बनर्जी की पार्टी के एमपी रह चुके हैं। जो कुछ राहुल गांधी के लोग आते हैं, वहाँ आते जाते रहते हैं। और इस तरह के लोग जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो इंडिया में तो बहस करें, उनका तो काम ही है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन वो जाके हार्वर्ड में जाके इंडिया के अगेंस्ट विटनेसेस हैं और वो गवाह हैं, और वो बाकी कंट्री में, अमेरिका में जाकर इंडिया के अगेंस्ट टेस्टिमोनी देती है, इंडिया के अगेंस्ट एविडेंस देती हैं, और ये एविडेंस यूएस कांग्रेस में पहुंच जाता है। तो ये इंडियंस ही ये लोग करवा रहे हैं। सर, आपने अपनी किताब में बहुत सारी जो रीजंस हैं वो लिख दी, पूरी रैशनल है। ये मंजरनामा क्या बदल सकता है? मैं ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या हमारी कम्युनिटी कोई इतने बड़े थिंक टैंक जैसे अमेरिकन एंटरप्राइज है, इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट कर सकती है, या पीछे से हमारी सरकार को, भारत की सरकार को कोई ख्याल आए, या हम अल जजीरा की तरह का कोई टेलीविज़न चैनल? ये सब बातें ठीक हैं। एक तो ठीक करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, जितने भी ये बिलियनियर्स हैं, ये फंडिंग दे रहे हैं, इनको बुला के पूछना चाहिए कि देखो आप पब्लिक में बताओ, आप ये जो आइडियोलॉजी निकल रही है इंडिया के अगेंस्ट, ये इसमें बिलीव कर रहे हैं या आपके नाम पर ऐसे ही लोग बोली जा रहे हैं, या तो आपके नाम पर ऐसे ही लोग निकाली जा रही हैं बातें, तो फिर आप उनको जाके ठीक करो, उनको जाके समझाओ कि भी या तो हम फंडिंग निकाल लेंगे या ठीक कर लो। यदि आप कहना चाहते हो कि ये आप ही की आइडियोलॉजी है तो पब्लिक में बोल दो, पब्लिक को मालूम होना चाहिए। तो एक तो ये इलाज है कि उनको, अब ये हम भड़का रहे हैं पुस्तक के साथ, हम किताब के साथ उनको, इंडिया की पब्लिक को बता रहे हैं कि आप अपने बिलियनर्स को पूछो कि आप लोग ये क्यों कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, वैसे गलती से हो रहा है, हमें क्या पता।
एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो हार्वर्ड के इंडिया में हार्वर्ड की ब्रांचेज हैं, एक मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, और इनको भी पूछना, इनको टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस मिल गया। अब वो इंडिया में उनको डोनेशन देकर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। ये भी अजीब बात है, इतनी अमीर यूनिवर्सिटी है, सारी वर्ल्ड की रिचेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो इंडिया में जाके जो गरीब कंट्री है वहाँ से डोनेशन उनको मिलते हैं, इंडियन टैक्स पेयर पे कर रहा है उनके लिए। तो ये भी गलत बात है, ये भी बंद करना चाहिए कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आई है उनको टैक्स एग्जाम क्यों दिया जाए। और तीसरी बात ये है कि इंडिया में जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, लिबरल आर्ट्स हैं, ये थ्योरीज़ हैं, हमारी जो संस्कृति में से ऐसी चीज़ें निकली हैं उनको सिखाना चाहिए। इंडियन लिबरल आर्ट्स क्यों नहीं सिखाते? हमारी जो लिबरल आर्ट्स है उसमें वीमेन के बारे में लिखा है, फ्रीडम के बारे में लिखा है, उसके बारे में सोशल जस्टिस के बारे में लिखा है, LGBTQ के बारे में लिखा है, जो हमारी कल्चर में लिखा हुआ है, वो बातें सिखाओ। वेस्टर्न बातें क्यों सिखा रहे हो? तो ये भी चैलेंज होना चाहिए। और फिर हमारे अपने क्यों नहीं थिंक टैंक्स, अपने हमारे इंडिया में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की ब्रांच बहुत बड़ी है, कार्नेगी की बहुत बड़ी है, ये फोर्ड फाउंडेशन बहुत बड़ी है, अमेरिकन ये जो मैकिन्जी है ये अपनी थिंकिंग ला रहे हैं कंसल्टिंग के साथ, ये अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉयट एंड टूश, प्राइस वाटर हाउस कूपर, ये सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं। और ये अमेरिकन ये कंसल्टिंग स्टाइल जो है उसमें पॉलिसी मेकिंग, अब ये पॉलिसी मेकिंग में आ गए। पहले तो आते थे ये फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे थे CA की तरह, उससे बढ़े कि अब कंसल्टिंग में आ गए, IT की कंसल्टिंग शुरू होगी। अब IT की कंसल्टिंग से बढ़ के अब ये गवर्नमेंट को कंसल्टिंग कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बन रही हैं ये लोग बना रहे हैं, और क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, शान शौकत बहुत है, प्रेस्टीज बहुत है, तो इंडियन जो सरकार के बाबू हैं वो तो कह रहे हैं वाह भी ठीक है, मैं भी हार्वर्ड जाके पहुंच जाऊंगा, एक वहाँ पर सेमिनार है, मेरे को बुलाया है तो मैं उनकी बात करूंगा, उनके जैसी उनकी आइडियोलॉजी से मिलके करूंगा, मेरे को भी इनवाइट कर देंगे। तो इसलिए ये खरीदने का तरीके हैं, ये सब खरीदने के तरीके हैं कि आप जो जिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री उनको तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानी जाती है ना अमेरिकन को, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है यहाँ जाके जो बाबू लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, इनके जो बेटे बेटियाँ हैं उनको अप्रोप्रिएट करो और उनको अपने साथ मिलाओ और फिर उस कंट्री को इन्फिल्ट्रेट करते जाओ। ये तो हो रहा है, तो इसको अब चेंज करने के लिए हमको भी होशियार रहना चाहिए। लेकिन जो फाइनल पॉइंट आपने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को अपना ही एक अल जज़ीरा की कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया खड़ी करनी चाहिए। अब जैसे ब्रिटिश एम्पायर को अभी आगे चलाने के लिए BBC लगी हुई है, और जैसे अल जज़ीरा अब अरब वर्ल्ड के लिए है, और फॉक्स TV है जो अमेरिकन राइट विंग है, और CNN है जो अमेरिकन लेफ्ट विंग है। अब इंडिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। आप जो भी चैनल देखो उसका इंडिया में है, इंडिया में चलेगा, लेकिन इंटरनेशनल स्टैचर के लिए है ही नहीं। अब ये 5, 10, 25 मिलियन डॉलर का काम नहीं है, बिलियन डॉलर का काम है। इसके लिए जो टॉप लेवल बिलियनर्स हैं उनमें से किसी को डालना पड़ेगा इतना पैसा कि मैं इतना पैसा डालूंगा और मेरे को चाहिए कि विद इन 5 years वन ऑफ द टॉप 5 शुड बी माइन। मेरे को चाहिए कि 5 साल में मेरी जो मीडिया कंपनी है इंटरनेशनल लेवल पर नंबर 5 हो जाए, नंबर 5 हो जाए तो ठीक है। ऐसा इतना बड़ा गोल होना चाहिए, छोटा मोटी बात नहीं चलेगी। अब ये पहले हम समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को अलग कर देगा, हरा देगा, लेकिन हराया भी, लेकिन जो सोशल मीडिया वो भी अब बिलियनियर के हाथ में है। वो यूट्यूब चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। ये कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो है नहीं। पहले ज़माने में छोटे मोटे लोग ही थे, ये छोटे मोटे लोग थे, हमारे एज के कम एज के लोग हैं, 20 साल पहले ये थे ही नहीं यहाँ। अब ये लोग कितने बड़े हो गए, ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोग बन गए। तो ये ऐसा काम भी इंडिया ने नहीं किया। अब चाइना बड़े होशियार थे, चाइना ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इंटरनेट की बात है, ये हम अमेरिकन को ब्लॉक कर देंगे। 10 साल से उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। उन्होंने, उनकी इतनी थिंकिंग थी कि ये चीज़ एक दिन बहुत बढ़ जाएगी तो उनको बढ़ना नहीं देना चाहिए, उनको ब्लॉक करके रखो ताकि हमारे अपने ही लोग पैदा हों। अब चाइना वालों का और अमेरिका वालों का ये सारी वर्ल्ड में मोनोपोली है। नंबर 1 इसमें अमेरिकन है, ये जो सारे इंटरनेट सोशल मीडिया, और नंबर 2 है चाइना, और इंडिया तो है ही नहीं इसमें। ये प्रॉब्लम हो गई है। सर, आपने अभी कहा कि पॉलिसी मेकिंग में अमेरिकन थिंक टैंक्स की ब्रांचेस अब भारत के अंदर काम कर रही है।
क्योंकि अगर भारत की किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई ब्रांच अमेरिका कनाडा में पॉलिसी मेकिंग पे काम करे तो यहाँ तो इंटेलिजेंस के इदारे उनके पीछे लग जाते हैं। हाँ, अच्छा, वहाँ पे उल्टा हो रहा है कि वो वहाँ पे, और आपने कहा कि वहाँ की जो बाबू क्लास भी है और एलीट क्लास भी है, उनमें से अगर सभी नहीं तो बहुत से इस ट्रैप में आते हैं। अच्छी बात है, हमारे बच्चे चले जाएंगे हार्वर्ड में, एक नाम है। तो क्या ये कारण है जो आपका तीसरा पार्ट है बुक का कि इज इंडिया फॉर सेल, ये सिचुएशन आपको बढ़ती नज़र आ रही है या इस पे कोई लगाम, कोई इस पे रोकथाम ये होगी? बढ़ती नज़र आ रही है, इसलिए बढ़ती नज़र आ रही है कि नेक्स्ट जनरेशन जो बहुत पढ़े लिखे लोगों के, बड़े अच्छे फैमिलीज़ के लोग हैं, जिनके पेरेंट्स कोई जनरल है, कोई नेशनल सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, बिग शॉट्स, कोई मिनिस्टर लगे हुए हैं, उनके बच्चे इसमें आ गए हैं और उनको मालूम है कि बच्चों के थ्रू पेरेंट्स के साथ भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं हो सकती, ये जल्दी से सॉल्व नहीं हो सकती। ये तब सॉल्व होगी जब बहुत सारे लोग इसको पहचानेंगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे, इसके बारे में बहस करेंगे, डिबेट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग डिबेट करें, डिबेट होनी चाहिए, खुल्लम खुला होनी चाहिए। हमारे से कोई डिसएग्री करता है, अपोज करता है, ठीक बात है, वो भी ठीक बात है, लेकिन किसी को कैंसिल नहीं करना चाहिए, किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, सब कुछ खुल्लम खुला बात होनी चाहिए। उसी से ही जो इंडिया के लोग हैं उनमें जागृति आएगी कि हमारी जो इलीट क्लास है, इलीट स्टेटस लोग हैं, वो ही हमको बेच रहे हैं। जी, ये तो एक एहसास अपनी जगह पे है भारत में कि एलीट हमें बेच रही है। लेकिन सर, एक अच्छी बात भी हुई भारत में सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी केम इनटू ऑफिस 2014 से अब तक, एक जो है अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। यूँ लगता है कि भारत जैसे जाग रहा है। बिल्कुल जाग रहा है। तो ये कैफियत आपको नज़र आती है? बहुत नज़र आती है। अब ये नज़र आती है, अब देखो डेवलपमेंट में सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नेटवर्क्स बन रहे हैं, एनर्जी ग्रिड बन रही है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, ये सारा बन रहा है, अच्छा काम है। और इंडिया का इंटरनेशनल भी अच्छा स्टेटस बन गया। कुछ हद तक तो इसलिए है क्योंकि चाइना के साथ यूएसए का प्रॉब्लम हो गया। अब लोग समझ रहे हैं, अब लोगों को समझ आ रही है कि इंडिया इज़ बेटर चॉइस, इंडिया डेमोक्रेसी भी है, ऑनेस्ट ज़्यादा है, और उनको चाइना से धोखा हो चुका है और ये इस्लामिक कंट्री से भी धोखा हो चुका है। तो इसलिए इंडिया की स्टैचर बढ़ गई है और मोदी जी ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया इंडिया के लिए, ठीक बात है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप है कि जो डिस्कोर्स है और आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर इंडिया को ज़्यादा करना चाहिए। अब हम कहते हैं विश्व गुरु, मतलब सारी दुनिया के हम गुरु हैं। कहने के लिए तो कोई भी कह सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं हार्वर्ड विश्व गुरु है। विश्व गुरु वो है क्योंकि हार्वर्ड लोगों के प्राइम मिनिस्टर, सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनको पढ़ाता है। वो लोग सब वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, ठप्पा लगाना चाहते हैं। और जितने भी टॉप ये मीडिया के लोग हैं, टॉप इंटेलेक्चुअल हैं जो किताबें लिखते हैं, ये सब काफ़ी लोग तो वहीं पढ़े हुए हैं। तो हार्वर्ड की जो आइडियोलॉजी है वो सारी दुनिया पर चाह रही है, क्योंकि वो टॉप लेवल जो इलीट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। वो ग्रास रूट्स के वालों को नहीं पढ़ा रहे। वो जो गांव में गरीब आदमी है, उसको तो हार्वर्ड का नाम ही नहीं मालूम। जो गरीब आदमी गांव में है, उसको क्या पता हार्वर्ड क्या चीज़ है, वो जानता भी नहीं। लेकिन जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उतनी ज़्यादा हार्वर्ड की इंपॉर्टेंस है। तो हार्वर्ड उसका फ़ायदा उठा रहा है। हार्वर्ड का काम है टॉप से शुरू करो इन्फ्लुएंस, और जो चर्च का काम था वो है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाना वाना नहीं है, उनको भड़काओ, उनके थ्रू इन्फ्लुएंस, अपना इन्फ्लुएंस लाओ। तो ये अलग, दोनों, एक टॉप डाउन है, एक बॉटम अप है। तो ये काम हो रहा है और डेंजरस है जी। एक तरफ से तो सर जो फोर्सेस हैं जो हिंदू सिविलाइजेशन को, भारत को सॉफ्ट टारगेट समझती हैं, वो अपना काम कर रही हैं। दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि एक अवेयरनेस भी हमारे लोगों में क्रिएट हो रही है, और ये आपकी जो बुक है ये भी उसी सिलसिला की एक कड़ी है कि लोगों में अवेयरनेस आए। लेकिन एक सवाल सर और यहाँ पे पैदा होता है कि सिर्फ सॉफ्ट टारगेट की वजह से शायद वेस्टर्न फोर्सेस हमें टारगेट नहीं बना रही, कोई उनकी अपनी इनसिक्योरिटी भी है। क्या उनको लगता है कि 1 बिलियन लोग हैं, आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि चाइना के 1 बिलियन लोग आगे बढ़ गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। अब इंडिया के भी बढ़ जाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब इनको थोड़ा रुका के, थोड़ा इनको बचाओ, इनको थोड़ा, मतलब उनके लिए कुछ रुकावट डालो, कुछ कंट्रोल्स डालो।
सम स्पीड बम्प्स, थोड़ा सा उनको कंट्रोल में रखो ताकि ये भी चाइना जैसे ज़्यादा आगे ना चले जाएं, ये बात है। अब देखिए एक हार्वर्ड वालों ने काफ़ी लिखा है आईआईटीज़ के अगेंस्ट। अब इसमें चैप्टर 4 है कि अटैक ऑन आईआईटीज़। अब आईआईटीज़ में क्या प्रॉब्लम है, हार्वर्ड वाले लोग लिख रहे हैं कि वहाँ पर दलित के अगेंस्ट है, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है। आईआईटीज़ तो मेरिट पर चलता है, वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम मेरिट है, और आईआईटी सारी दुनिया के जो टेक लोग हैं वो आईआईटी के पैदा होते हैं। तो ये जेलसी भी है कि देखो ये आईआईटीज़ के ज़्यादा सीईओज हैं, सिलिकॉन वैली में आईआईटी के पढ़े लिखे ज़्यादा सीईओज हैं, हार्वर्ड के पढ़े लिखे कम सीईओज हैं। ये भी उनको महसूस होता होगा कि देखो 15-20 साल पहले तो ये लोग थे ही नहीं, कि किसी ने इनका नाम ही नहीं सुना था। अब ये लोग पता नहीं कहाँ से आए, ब्राउन स्किन लोग हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, ये आके अब हमारी इंडस्ट्री चला रहे हैं लोग। तो इट मस्ट बी सम जेलसी। अब ये कहीं ऑफिशियली लिखाएंगे थोड़ा, लेकिन उनके मन में तो कुछ होता होगा ना कि ये लोग पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए, अभी इतना आगे चले गए, तो इनको भी गिराओ। और इनको गिराने का तरीका यही है कि उनके ही अपने दलित लाओ, माइनॉरिटी लाओ, उनको बोलो कि इनके अगेंस्ट बोलो। अब ये जो आईआईटीज़ के अगेंस्ट बोला जा रहा है, ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, क्योंकि फिर वो यूएसए में केस भी चला रखे हैं कि आईआईटीज़ में जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ब्लैक्स के अगेंस्ट, दलित्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जो H1B वीज़ा होता है टेक वालों का, जो अमेरिका में वीज़ा दिया जाता है H1B, जो सॉफ्टवेयर लोग आते हैं, तो उसमें कोटा होना चाहिए, सिर्फ मेरिट के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, उसमें कोटा होना चाहिए कि कौन किस आइडेंटिटी का है, कौन कोई माइनॉरिटी है, कोई दलित है, कोई क्या है। अब ये डेंजरस चीज़ें हैं, इसमें डिवाइड एंड रूल की बात चल जाती है। तो ये जो आपने अपनी बुक में काफ़ी जिक्र किया कास्ट सिस्टम का जो प्रॉब्लम अमेरिका में क्रिएट किया जा रहा है, अभी आपने उसका चर्चा भी किया, तो इन सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को कोट अन कोट, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है कि जी ये ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं इंडिया में, और इनको बेसिस बना के वो मार्जिनलाइज करना चाहती हैं, आपको लगता है कि हमारे लोगों की जो एबिलिटीज़ हैं वो उनको नॉक डाउन करेंगी, वो उनको बताएंगी कि हमें हमारी एबिलिटीज़ की बेस पे जज करो उन कॉरपोरेशंस में जहाँ वो लोग काम करते हैं, रादर देन जजिंग थ्रू योर शैलो एंड हॉलो ह्यूमन राइट्स चार्टर्स। अब ये बात बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ बॉस्टन, ये हार्वर्ड में जाके ही मेरी डिबेट हो रही है, हार्वर्ड में, और हार्वर्ड का ही एक प्रोफेसर है जिसके साथ ये डिस्कशन होगा। तो ज़्यादा हम डिटेल नहीं करें क्योंकि हम नहीं चाहते कोई लोग इंटरफेयर करें, जब बन जाएगी बात तो फिर हम अनाउंस करेंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं सिलिकॉन वैली में, बे एरिया में, जहाँ पर ये सारे माइक्रोसॉफ्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट तो सिएटल में है, वहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन जितने भी बे एरिया के टेक कंपनीज़ हैं, हमने एक गूगल में भी हमारा लेक्चर है, और ये काफ़ी जो आईआईटी के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत हमारी होगी। स्टैनफोर्ड में लेक्चर है जहाँ पर ये सारी टेक लोग वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। अब ये बात हम वहाँ करना चाहते हैं कि देखो आपके आईआईटी पर अटैक हुआ, आपने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आईआईटी का बंदा नहीं हूँ, मेरे को किसी आईआईटी वाले ने कहा नहीं कि जवाब दो, पर हम जवाब दे रहे हैं, हम एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जवाब दे रहे हैं। मेरा कोई ठिकाना नहीं आईआईटी के साथ, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं कि आईआईटी के अगेंस्ट ये क्यों किया जा रहा है, ये क्या बात हो रही है, इसके पीछे क्या उनका चक्कर है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या उनका षड्यंत्र है, ये हम एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो आईआईटी के अपने लोग हैं उनको भी करना चाहिए, दे शुड स्पीक अप। अभी तक वो चुप बैठे क्योंकि वो कह रहे हैं भी मेरे को इतने बिलियन मिल गए हैं, अब मेरे को इतने और बिलियन मिलने वाले हैं, तो मेरा क्या, मेरे को तो कुछ नहीं कोई तंग कर रहा। मतलब जेलसी है, इट इज सेल्फिशनेस, इट इज एक्चुअली सेल्फिशनेस कि आई हैव मेड इट बिग, तो व्हाई शुड आई वरी। ऐसे लोग हैं, दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव, लॉट ऑफ सेल्फिशनेस, कि मैं अपनी कौम के लिए क्या करूं, अब मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। आखिर में दो एक बातें सर, अमेरिका में प्रिसाइजली हमारा जो डायस्पोरा है काफ़ी बड़ा है और उनका कंट्रीब्यूशन भी इनॉर्मस है। वो इस सारी सिचुएशन को, जो हिंदू फोबिया है और ये जो सारा नेगेटिव स्टीरियोटाइप और इंजीनियर्ड एक स्ट्रक्चर है हमारी सिविलाइजेशन के ख़िलाफ़, वो क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए? देखियो, अब जो डायस्पोरा है धीरे धीरे वो भी जागृत हो रहा है, ऐसी बात नहीं।
आज से 25 साल पहले हमको हिंदू मंदिर इनवाइट नहीं करते थे कि ये कंट्रोवर्शियल बात कर देगा ऐसी बात है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, हमको कितने सारे ऐसे इनवाइट, जब उनको पता चला कि राजीव मल्होत्रा बोलेगा, उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, हम कहीं और उनके लिए हम पैसा देके कहीं और हॉल इनको ले देंगे, वहाँ बातचीत करें, ठीक बात है, हम खाना भी भेज देंगे वहाँ, लेकिन यहाँ मत आएँ क्योंकि फिर पता नहीं वो क्या बोलेंगे। दिस वॉज कंसिडर्ड कॉन्ट्रोवर्शियल टू टेल पीपल के भी हमारे ऊपर हिंदू फोबिया हो रहा है। अब देखिए जो मंदिर है उनका तो धर्म है, उनका तो काम है, उनका तो कर्तव्य है कि ये हिंदुइज्म को डिफेंड करें, और वो डिफेंड नहीं कर चुके तो हम कर सकते, तो हम कर लें उनकी जगह। लेकिन उनका ये एटीट्यूड था कि ये कुछ ऐसे बोलेगा, ठीक बात नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। 25 साल पहले ही होता था। शिकागो में जो सबसे बड़ा एक दो हिंदू टेम्पल है, दे वुड नॉट अलाउ मी। न्यू जर्सी में नो, ऐसे होते थे। ये न्यूयॉर्क में ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इन अमेरिका, फ्लशिंग में गणेश टेम्पल फेमस, उनकी जो हेड थी उमा मैसोरेकर न्यू मी वेरी वेल, बट व्हेन देयर वुड बी सम इवेंट टू सेलिब्रेट हिंदुइज्म एंड ऑल दैट, शी वुड से ना ना उसको मत बुलाओ। दैट वाज द सिचुएशन 25 years ago। अब ये है कि जो भी हमने उस जमाने में लिखा, हिंदू फोबिया में हमने ही पहले लिखा था, जो कुछ हमने हिंदू फोबिया के बारे में लिखा, अब ये हजारों लोग बोल रहे हैं, अब तो इट्स वेरी कॉमन। अब ये उल्टी बात होगी, सो मेनी पीपल टॉकिंग सेम थिंग हमारी बुक से निकाल कर और कह रहे हैं नहीं हमने निकाली है। नाउ दे आर टेकिंग माई आइडिया एंड कॉपिंग इट कि भी हमने निकाली है। अब ये बात उल्टी हो गई है, लेकिन इसका मतलब तरक्की तो हुई है ना। पहले हमको ये अलग करना चाहते थे, सेपरेट करना चाहते थे, हमको सप्रेस करना चाहते थे, और अब जो भी हमने कहा उसी को वो कॉपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब तरक्की तो हुई ना। आखिर में सर, बहुत आखिर में ये जानना चाहते हैं कि ये जो बहुत ही बढ़िया किताब है स्नेक्स एंड द गंगा, ये आपने और को ऑथर विजया विश्वनाथ जी हैं, और ये इन्फिनिटी फाउंडेशन ने पब्लिश की। इसके 2 प्रिंट्स तो निकल चुके हैं, अमेज़ॉन पे भी लोग इसको बाय कर सकते हैं। yes. और मैंने इसको ई प्रिंट में लिया हुआ है, किंडल भी है जी, किंडल में मैंने इसको लिया हुआ है, चूँकि मैं ज़्यादा कंप्यूटर और सेल फ़ोन पे यूज़ करता हूँ, और होपफुली हम इसकी भी हमें उम्मीद है कि सम टाइम सून ये ऑडिबल में भी आ जाएगी। ऑडिबल में भी आ जाएगी। आपकी वेबसाइट पे भी इसका लिंक है, लोग वहाँ पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस किताब को प्रैक्टिकली हम कैसे अपने डायस्पोरा में, अपनी सोचों में आगे फैला सकते हैं? तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मोटी किताब है, लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़िए, वो 40 पेज में है, और बाकी जो 22 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के पहले 1-1.5 पेज का ओवरव्यू है जो समरी है। तो आप सिर्फ सारे चैप्टर्स की समरी पढ़िए, आप इंट्रोडक्शन पढ़िए और सारे चैप्टर्स की समरी पढ़िए, तो इसका मतलब आपको 60-70 पेजेस में सारा कुछ समझ आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। 1-2 घंटों में आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उसमें डायरेक्टली जाएं, सारे बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं। सब समझो आपको IIT के बारे में बात पढ़नी है तो चैप्टर 4 सीधा चले जाए, पहले चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं कि ये मार्क्सिज्म की हिस्ट्री क्या है, मार्क्सिज्म और क्रिटिकल रेस थ्योरी समझने के लिए, पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए ये जो फिलॉसफी है ये क्या है, तो आप चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। यदि आपको चाहिए कि ये हार्वर्ड में मित्तल सेंटर क्या कर रहा है, मित्तल सेंटर फॉर साउथ एशिया स्टडीज़ क्या कर रहा है, उसके लिए अलग चैप्टर है। हार्वर्ड में ये महिंद्रा सेंटर क्या कर रहा है, उसका अलग चैप्टर है। तो इस तरह से हर एक टॉपिक पर अलग अलग चैप्टर है, और ये चैप्टर एक तरह की अलग किताब के समान है। मतलब ईच चैप्टर इज लाइक ए सेपरेट बुक। आप उसको जिसको भी पढ़ना चाहते हैं जाके पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ो और 1-1 पेज का ओवरव्यू पढ़ो, और फिर जो भी चैप्टर चाहिए वो डायरेक्टली जाके पढ़ लो। इसका मतलब यू डोंट हैव टू रीड सारे 800 पेजेस की जरूरत भी नहीं है। एक तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि जो लोग इससे जुड़कर आगे जाना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स कहला जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप हमको इनवाइट करो, आपके शहर में जाके हम
ये वर्कशॉप करेंगे, बॉम्बे में जाके करेंगे, दिल्ली में, तमिलनाडु में, कहीं भी किसी शहर में भी बुलाएं हम जाएंगे, पुणे में जाएंगे, हैदराबाद में जाएंगे, अमेरिका में भी, जहाँ भी आप बुलाएंगे हम आ सकते हैं और वर्कशॉप कर सकते हैं। आप लोगों को इकट्ठा करो, वर्कशॉप में ट्रेनिंग देंगे कि ये जो आइडियाज़ हैं इनके ऊपर आप कैसे वीडियोस बना सकते हो, कैसे कमेंट्री कर सकते हो, कैसे अपने नाम पर ही ये चीज़ें चला सकते हो, हमारी जो खोज है, हमारी जो रिसर्च है उसका आपको कैसे फ़ायदा मिल सकता है, इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे वर्कशॉप्स में, इसलिए हम तैयार हैं। सर, इस बुक पे जितनी बातचीत हो कम है, इसके इतने एस्पेक्ट्स हैं, 3 बड़े पार्ट्स हैं और फिर इतने चैप्टर्स हैं, उस पर जितनी बात हो कम हो, मगर किसी भी टेलीविज़न शो की एक लिमिट होती है और लोगों के देखने का भी एक वो स्टैमिना जो होता है वो होता है। बहुत आखिर में कोई ऐसी बात जो आज की गुफ्तगू में मिस हो रही हो, अगरचे आने वाले दिनों में मैं आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा रहूँगा, आपकी बातचीत इसी बुक के कॉन्टेक्स्ट में और आपके जो विचार हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम लेते रहेंगे, लेकिन आज की बातचीत में कोई ऐसा मैसेज या कोई बात जो मिस हो रही हो आप ऐड ऑन करना चाहिए। आपने बहुत थरोली किया और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप ये किंडल से लीजिए या हार्ड कॉपी खरीदिए, ये अवेलेबल है अमेज़ॉन में, और अमेज़ॉन जाकर उसका रिव्यू लिख दें, एक छोटा सा रिव्यू लिख दें, चाहे 2 सेंटेंसेस भी हो, उससे बहुत हमको फ़ायदा लेगा। और यदि आप हमारे मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बुक में जो वेबसाइट है snakesindtheganga.com, snakesindtheganga.com, वहाँ जाके आप ऑथर को नोट भेज सकते हैं कि हमको यू वांट टू जॉइन आवर मूवमेंट और किस कैपेसिटी में आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी, आपका बैकग्राउंड, आप क्या करना चाहते हैं, वो यदि वो लिख दें तो हम आपको इंक्लूड कर लेंगे और इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ेंगे। व्यूअर्स, बातचीत सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत सर शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें वक्त दिया और आपके साथ बातचीत होती रहेगी और हम करते रहते हैं और आपसे सीखते रहते हैं और आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत ही काबिल एहतराम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप रजीब मल्होत्रा जी की। इस किताब को आप बाय कीजिए, सिर्फ बाय ही ना कीजिए, पढ़िए भी और इसके जो विचार हैं उस पर सोचिए भी और उन सोचों को फिर आगे फैलाइए भी। आज का शो मेरे साथ और रजीब मल्होत्रा जी के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।